हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न है जो विज्ञान से जुड़े हैं। आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं सभी एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स और साइंस से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हमें करंट अफेयर्स और साइंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न है जो साइंस से जुड़े हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है। तो सही जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल भाग लेता है। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। आपका दूसरा प्रश्न है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला यंत्र को कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में कन्वर्ट किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। आपका तीसरा प्रश्न है, जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो जिप्सम ज़्यादातर पाया जाता है आपको राजस्थान में यहाँ पर आप इसका इमेज देख सकते हैं और इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहते हैं, CaSO4 × 2H2O। ठीक है, इसका हमारा सूत्र होता है। आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोलाई एग्जाम है, अर्थात प्रोटोलाइटिक एग्जाम है। तो इसमें से सही जवाब होगा पेपैन में। पेपैन जो होता है इसमें प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन का गुण पाया जाता है। आपका पांचवा प्रश्न है, द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है। तो आवेश का जो प्रवाह होता है आयनों द्वारा होता है, आयनों द्वारा, और आयन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा द्रव में अर्थात तरल पदार्थ में आवेश अर्थात बिजली प्रवाहित होती है। ठीक है, आपका छठवां प्रश्न है, डोलोमाइट एक महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है। तो इसका सही जवाब होगा इस्पात तथा संबंधित उद्योग में। ठीक है, और जहाँ पे लोहा से संबंधित सामान वस्तु बनाई जाती है वहाँ पे डोलोमाइट का इस्तेमाल किया जाता है। आपका सातवां प्रश्न है, वह गैस कौन सी है जो अक्रिय होते हुए भी अस्थायी नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा रेडॉन। रेडॉन ऐसा एक अक्रिय गैस है जो अस्थायी नहीं है। आपका आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक यहाँ पे बात हो रही है, अर्थात वैसा वस्तु या वैसा गैस जिसमें विद्युत प्रवाहित होता हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी प्लाज्मा। प्लाज्मा विद्युत का सुचालक होता है। अक्रिय गैस से विद्युत का सुचालक नहीं होता है, जो वायु है वो भी नहीं है, जल वाष्प भी नहीं होता है। वाष्प जो होता है वो जल के रूप में एक गैस होता है, ठीक है, या गैस के रूप में एक जल होता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है वो खून में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा विद्युत का सुचालक होता है। अगला जो प्रश्न है कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आपका 10वां प्रश्न है, पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी, बीजज्योतकी तथा संग्राहक ऊतकों में प्रोटीन का संश्लेषण होता है मुख्य रूप से। आपका यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ग्लूटाथियोन, ग्लूटाथियोन। ठीक है, ग्लूटाथियोन कहा जाता है, विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। 12 नंबर प्रश्न है, विभव प्रवणता अर्थात पोटेंशियल ग्रेडियंट का मापक होता है। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर बी, ओम। ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ओम प्रति सेंटीमीटर यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं। आपका 14 नंबर प्रश्न है, निकोटीन पदार्थ किस पौधों में पाया जाता है। तो सही जवाब होगा तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा।
15 नंबर प्रश्न है कि पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? तो पोलियो रोग होता है आपका विषाणु से होता है। विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। 16 नंबर प्रश्न है कि जस्ता तथा पारा तत्व है, तो कैसा तत्व है जी? तो ट्रांजिशन तत्व है, अर्थात इससे आप क्या कर सकते हो, एक छोर से दूसरी छोर धारा को प्रवाहित कर सकते हो, या कोई भी जब ये पारा छोर है यहाँ पे कुछ गर्म करते हो तो ये गर्मी आप यहाँ तक भी पहुँच सकती है। 17 नंबर प्रश्न है त्रिविध टीका अर्थात ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? तो सही जवाब होगा डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनस के लिए। विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। ओके, आपका 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पौधों की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती है? तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर डी मटर के जो जड़ होते हैं उस पर ग्रंथियां पाई जाती है। आपका 20 नंबर प्रश्न है टाइफाइड तथा पेचिश रोग फैलते हैं? तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर बी जल प्रदूषण से टाइफाइड तथा पेचिश रोग फैलते हैं। आपका 21 नंबर प्रश्न है पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देकर दूर की जा सकती है? अर्थात ये कह रहा है कि जो पौधों में तत्वों की कमी होती है उसको क्या देकर पूरा किया जा सकता है? तो आप जस्ता, बोरॉन तथा तांबा देकर उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपको। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है? तो C4 पौधा कौन सा है? तो आपका विकल्प नंबर सी माका जो होता है C4 पौधा होता है। 23 नंबर प्रश्न है समुद्री घोड़ा है, तो समुद्री घोड़ा जो होता है एक मछली होता है। ठीक है, एक मछली। विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। आपका 24 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी जीवाश्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला जंतु है? तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर डी डायक्विल जो होता है अंडे देने वाला जंतु है इसमें से। यहाँ पे कांगारू जो होता है वो आपको बच्चा देता है, अंडा नहीं देता। चूहा भी जो होता है वो बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। चमगादड़ भी बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। तो डकविल जो होता है ना वो क्या करता है, एक अंडा देने वाला जंतु है। 26 नंबर प्रश्न है कि पारा यूरेनियम तत्व होते हैं, क्या होते हैं जी? तो वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है वे पारा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं, जो यूरेनियम से उसका जो परमाणु क्रमांक हो वो अधिक होता है। 27 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं, तो वायुमंडल में जो दाब में परिवर्तन होता है उसको किसके द्वारा मापा जाता है? तो सही जवाब होगा बैरोग्राफ द्वारा। विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। आपका 28 नंबर प्रश्न है कि वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण को कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर बी रेडिएटर लगाया जाता है ताकि वाहन जो है, गाड़ी जो है वो ठंडा रह सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? तो कौन सा रोग सबसे घातक होता है? तो विकल्प नंबर डी एड्स रोग जो है सबसे घातक है। ठीक है, बाकी इन तीनों के मुकाबले। चलिए, और आप जानते हो कि एड्स कैसे फैलता है। 30 नंबर प्रश्न है कि पौधों में श्वसन होता है, तो पौधों में श्वसन होता है दिन में भी और मुख्यतः रात में भी श्वसन होता है। ठीक है, पौधे में यानी कि 24 घंटे श्वसन होता है पौधों में। जैसे मनुष्य जैसे सांस लेते हैं दिन और रात, उसी प्रकार से पौधे भी दिन और रात लेते हैं, श्वसन लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया गया है? तो कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया गया है जी? तो सही जवाब होगा पौधों और पशुओं को उन्नत किया गया है कृषि शास्त्र में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है सघन खेती का संबंध किससे है? अर्थात ये प्रश्न कह रहा है कि मान लीजिए कोई ज़मीन है, यहाँ पे उपजाऊ है, ज़्यादा से ज़्यादा खेती करना है इस पर। ठीक है,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा सके। ठीक है, ये प्रश्न इससे संबंधित है। तो ये प्रश्न आंसर होगा विकल्प नंबर डी, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। ठीक है, विकल्प नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 33 प्रश्न है, ट्रक फार्मिंग क्या है? तो ट्रक फार्मिंग जो होता है ना, ये होता है व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि। सब्जियों की कृषि को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें मिल जाएगा फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्लोरिकल्चर में अध्ययन किया जाता है फूलों की किया जाता है। 35 नंबर प्रश्न है कि पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए, फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में। और फ्लोरिकल्चर में किसका? तो फूलों की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ओलरीकल्चर शब्द का संबंध है किससे? तो सब्जी विज्ञान से ओलरीकल्चर का संबंध है। आपका 37 नंबर प्रश्न है कि सेल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वनों का। दोस्तों ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं कि इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट बनता है। आपका 38 नंबर प्रश्न है कि मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है किसका भाई? तो स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का क्या है? मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। अर्थात मोनोकल्चर में हम स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का जो उसको उपयोग करते हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो सही जवाब होगा भूमि विज्ञान, विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। अर्थात ये प्रश्न कह रहा है कि जो मृदा का अध्ययन करते हैं उसके लिए कौन सा विज्ञान रखा गया है, क्या नाम रखा गया है? तो भूमि विज्ञान। आपका 40 नंबर प्रश्न है कि मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो सही जवाब होगा मृदा विज्ञान। आपका 41 नंबर प्रश्न है जीवित चीज़ों पर मृदा यहाँ पे होगा मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सही जवाब होगा एडाफोलॉजी का अध्ययन किया जाता है मृदा विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो सही जवाब होगा टोटल आपको 8 वर्गों में विभाजित किया है। आपका अगला प्रश्न होगा नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए, खादर के नाम से जानी जाती है। 44 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो सही जवाब होगा टेटनीफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण। ठीक है ना, किसका? तो टेटनीफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण जो काली मिट्टी का रंग होता है वो काला होता है। 45 नंबर प्रश्न है किस मिट्टी में अधिक समय तक अर्थात आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? आर्द्रता मतलब नमी। ठीक है, नमी बनाने की क्षमता होती है किस मिट्टी में भाई? तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर बी, काली मिट्टी में अधिक समय तक नमी रह सकती है, अर्थात इसको बार बार सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? ये पूरा का पूरा प्रश्न नहीं हुआ। कहने का मतलब कि कोई भी मिट्टी हो उसकी सिंचाई की तो आवश्यकता पड़ती है। तो वो सबसे ज़्यादा जो होती है ना वो काली मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, अर्थात इसमें जो एक बार सिंचाई कर दिया नमी ज़्यादा दिन तक रहता है। जो लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लैटराइट मिट्टी है, यदि आप आज सिंचाई किए तो अगले दिन ही पानी की नमी भाग जाती है, लेकिन काली मिट्टी में नमी नहीं भागती है जल्दी। चलिए 47 नंबर प्रश्न है कि किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? रेगुड़ मिट्टी कौन का है? तो सही जवाब होगा काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर कि मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी होती है? तो काली मिट्टी मूंगफली को ज़्यादा उपज देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है?
तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी, काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए भी काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल 49 प्रश्न ही थे। 50वां प्रश्न लिखना मैंने शायद छोड़ दिया है, मिस्टेक हो गई है। तो ये सभी प्रश्न बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।